मेरे को तो वर्ड ही नहीं समझ आते। हम्म। इसीलिए मैं तो धीरे धीरे, अगर मैं एक लेक्चर भी देखूंगी ना तो मैम वो इस तरीके से पढ़ूंगी कि दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए धीरे धीरे चल के और देखो फिर होगा पीसीआर से मेरा। भी क्वेश्चन आता है, पीसीआर से भी क्वेश्चन आता ही आता है, अगर आपने देखा होगा ना। एक क्वेश्चन आता है प्राइमर मैम वाला। पीसीआर से, प्राइमरी। सीक्वेंसिंग से, क्लोनिंग से मैम, जो अब तक एक एसडीएस पेज से ये कोर्स किया अभी तक, एसडीएस पेज से क्वेश्चन आता है, क्या पता क्लोनिंग से आएगा, एक अटेम्प्ट करूंगी। एक एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी आता है नहीं, मैम एक हर एक क्वेश्चन, टॉपिक से और क्वेश्चन एक आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग से भी क्वेश्चन आता है। इसके ब्लोटिंग से मेरा कभी न्यूज कभार, लेटर। देखो जो रैंडमली क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो आपका पूछा जाएगा मार्कर से। इजी क्वेश्चन आता है, केवल पेरेंट के आपको मैच करने हैं कि पेरेंट का कहाँ पर आपका दिया हुआ है बैंड, और चाइल्ड का कहाँ पर दिया हुआ है, बस मैच करना है। अगर आपका केवल एक पेरेंट से मैच कर रहा है तो आप डोमिनेंट पे मार्क कर देना, दोनों से मैच कर रहा है तो कोडोमिनेंट पे। ये आता है क्वेश्चन हर 2 साल में, ये एक बार क्वेश्चन रिपीट होता ही है। साल में 2 बार पेपर होता है तो एक बार आएगा ही आएगा। एसडीएस से क्वेश्चन आता है। क्लोनिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है कि वेक्टर दिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को घुमा के कैसे न कैसे वो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर ही लेंगे। माइक्रोस्कोपी से हमेशा क्वेश्चन जी आता है। नॉकआउट। माइक्रोस जी नॉकआउट इतना फेवरेट टॉपिक नहीं है सीएसआईआर का, कभी कभार पूछता है। कभी कभार। मतलब अगर आप, लाइजा मैम। सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग से मैम कभी कभार आता है। एलाइजा भी इतना फेवरेट टॉपिक नहीं है। ये मैं बता रही हूँ ना, एक तो क्लोनिंग से हर बार क्वेश्चन आता है, पेपर उठा के देख लेना, क्लोनिंग का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा आपका जो आपका ये मीन मीडियन मोड वाले जो है ना आपका स्टैटिस्टिक्स, उससे एक 2 नंबर का, एक 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा रहता हाँ हाँ हाँ, स्टैट्स। है ना। तो ये मैम वो तो कर लूंगी 5 मैं। टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये तो कोर्ट की चीजें हैं। हर एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इनसे। तो मतलब अगर आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन भी करना है ना कि कोई टॉपिक नहीं हो पा रहा है या छोड़ना है कोई टॉपिक, तो जो लिस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे गए ना उनको छोड़ सकते हो, लेकिन ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो, लेकिन छोड़ के मत जाना। माइक्रोस्कोपी छोड़ के मत जाना, पीसीआर छोड़ के मत जाना, क्लोनिंग भी मत छोड़ के जाना। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स के, और एक एक दो दो नंबर भी मैटर करता है आपके लिए एग्जाम में। माइक्रोस्कोप भी तो गेट में भी पूछते हैं, वहां से 2 नंबर का निकल आता है। हम्म। स्पेक्ट्रोस्कोपी के किसी ने जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए देखे किसी ने? कल मैम वो वाले जो मैम। सुपर फास्ट। जो मैंने कल पीडीएफ भेजे थे आप लोग के नहीं, पास। कल वाले थे। हाँ मैम देखी थी। फाइनल है ये सही है मैम अब। देख ली। जी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितना कल मैंने दिया है ना करने का, तो उतना ही पोर्शन है, लेकिन वो जब समझ आएगा जब आप पूरा डिटेल में कर लोगे। मैम मैंने आज एनएमआर पढ़ा है, जो आपने पढ़ाया था, डी शील्ड शील्ड, वो सब मेरे को बहुत अच्छे से समझ आया। वेरी गुड वेरी गुड। तरनजीत आपका एनएमआर क्लियर हो गया था? हाँ मैम, हो गया अभी माइक्रोस्कोपी, क्लियर। माइक्रो अफीफा माइक्रोस्कोपी करके आए हो? करी है, पूरी नहीं है अभी। अगर किसी ने माइक्रोस्कोपी की है ना, बस मुझे एक बेसिक डिफरेंस बता दो, लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बेसिक डिफरेंस क्या है? मैम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सटर वेवलेंथ का मतलब इलेक्ट्रॉन लाइट यूज होता है, उसी के वजह से उसके एनर्जी ज़्यादा होते हैं और उसके मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोपी से बहुत अच्छा रहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। एक और चीज बताओ, जब आपको लाइव सेल देखना है, विजुअलाइज करना है लाइव सेल को, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज करोगे या फिर लाइट माइक्रोस्कोपी को यूज करोगे? नहीं मैम, लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी को यूज करोगे। जी। अनिका ये बताइए, अनिका एनर्जी आपकी या वेव एनर्जी ज्यादा किस में होगी और वेवलेंथ कम किस में होगी, ये बताइए। मैं कम वेवलेंथ, मैम एनर्जी, कम वेवलेंथ। मैम कम वेवलेंथ मैम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। करेक्ट। और वेवलेंथ अगर आपकी कम है तो रिजोल्यूशन अच्छा मिलेगा या फिर खराब खराब इमेज अच्छी नहीं दिखेगी आपको?
मैम जितना कम वेवलेंथ होगा उतना अच्छा रेजोल्यूशन होगा ना। यस। अफीफा, ये बताइए कि अगर आपका एंगुलर अपर्चर का वैल्यू अगर ज्यादा दिया हुआ है तो आपको रिजोल्यूशन क्लियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक नहीं हुई है माइक्रो, क्या हुआ? अभी अच्छे से नहीं हुई है यार, इसमें तो अभी पूरी नहीं हुई है मेरी माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोपी बहुत इजी है। हाँ यस मैम, इजी तो है, मेरे स्टैटिक्स और फील्ड वो सब कंप्लीट है, माइक्रोस्कोप भी नहीं। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स कर लिया आपने? हाँ यस मैम, वो जब आपने लेक्चर भेजा था ना तभी कर लिया था। अच्छा, तो स्टैटिस्टिक्स कर लिया तो मैं एक क्वेश्चन आपके पास भेजूंगी, आप उसको करना। अभी मॉर्निंग शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। वेट फॉर अ सेकंड, दो दो मार्क्स का क्वेश्चन है। मैम वो जो आया था न्यूमेरिकल्स वाला कि 200, 100, 15, 100, और फिर उसमें बताना था कि कौन सा मिड वाला देगा। वही वाला क्वेश्चन, हाँ। ये उसमें मैं सही करके आई थी। इस सही तुक्के में करके आई थी, आपने कॉन्सेप्ट लगाया था। नहीं मैं सही करके आई थी, मैंने उसको ऐड करके फिर उसका वो निकाल के फिर ही किया। नहीं, उसमें बेसिकली भी हो जाता है क्योंकि कोई रिपीटेड वैल्यू उसमें थी नहीं, है ना। जैसे मोड में रिपीटेड वैल्यू किया हाँ जाता है, उसमें रिपीटेड वैल्यू थी नहीं। और आपकी सेंट्रल मैम, टेंडेंसी मीन में, और मीडियन में कंफ्यूजन होता है ना, हाँ, और मीन मीन और होगा मीडियन में नहीं। मीन होगा नहीं क्योंकि एक जो आपका एंड है वो 0 था, एक आपका 13 या 3000 था। तो आउटलायर आपके मीन वैल्यू को कंफ्यूजन। अफेक्ट करते हैं। तो मीन आपका हट जाता हाँ तो मीडियन आंसर था उसका। मीडियन आ रहा था, मैं वही उसका भेजती आंसर हूँ, मीडियन। ग्रुप में भेजती हूँ मैं। तो वो एक ही क्वेश्चन आया हुआ था स्टैटिस्टिक्स से अब की बार। ये वाला शायद आपने करवा दिया, शायद नहीं करवाया मैंने पीडीएफ ये नहीं में। करवाया, मैंने अभी मॉर्निंग शिफ्ट का एक भी इससे क्वेश्चन नहीं रिलेटेड था, करवाया था मैंने। क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मॉर्निंग था, शिफ्ट वो के तो मैंने समझ। क्वेश्चन देखे ग्रुप नहीं में थे। भेजा था क्वेश्चन, नहीं, मैम ग्रुप में भेजा वैसे था क्वेश्चन। अलका, मैम आप लोग आपने अगर नोटिस किया होगा, मॉर्निंग शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन नहीं देखे थे लेक्चर करवाने से पहले, बाद में देखे जब मैंने कंप्लीट करवा दिए थे आपको। तो अगर आप ढंग से हाँ करोगे ना, आप 30 नंबर आराम से निकल रहे हैं। 40 नंबर का आया हुआ है आपका यूनिट 30, लेकिन 30 नंबर का आराम से बन रहा है क्वेश्चन। मार्कर्स का भी मैं करवाऊंगी, इतना मक्खन क्वेश्चन आया हुआ है मार्कर्स का, 4 नंबर। क्वेश्चन बहुत इजी आए हुए थे अब की बार। मैम वो क्वेश्चन इजी थे बट क्वेश्चन पढ़े नहीं बहुत, थे इसलिए गड़बड़ हो हाँ, जैसे बच्चे बोले ना बहुत टफ पेपर था, लेकिन ना यूनिट 13 के यस क्वेश्चन मैम आपकी बार के बहुत इजी थे एज कम्पेयर टू इजी थे। प्रीवियस। गया। और यूनिट 13 ही नहीं की मेरे जैसे ने तो। अगर अल का यूनिट 13 कंप्लीट मैम चली जाती, इनका हो जाता आपकी बार, या डब्बा कर जाते, कोई एक यूनिट भी कर जाती तो ये। यस मैम, डेफ बायो मुझे लग रहा था ना कि मैं क्यों नहीं, मुझे याद रहती है, बस मुझे याद नहीं रहती है। हाँ, आपको रटने की आपकी कम पावर है आपकी। नहीं मैम, मेरे रटने की बहुत पावर है। हम्म। सबसे फिर वो ज्यादा कुछ नहीं मेरी। करते आप। मैं एक या दो क्वेश्चन आपके पास शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इन क्वेश्चन में। मैम हम्म। एनएमआर पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए यूज करेंगे हम। एनएमआर आप 3D ओके। स्ट्रक्चर प्रोटीन का पता करते हो, प्रोटीन का डायनामिक्स में पता करते हो? मतलब उससे अगर ये बोला जाए बेटा टर्न की स्टडी कर सकते हो तो कर सकते हो। एनएमआर आपको डिटेल क्या स्ट्रक्चर चीज बता देगी मैम? प्रोटीन का, एनएमआर आपको डिटेल स्ट्रक्चर बता देगी प्रोटीन का। प्रोटीन आपका अमीनो एसिड से मिलके बनता है, तो आपको लेकिन उसका लिमिटेशन। कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बता देगी। अच्छा, ये बताओ, ये सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तो क्लियर है ना आप लोगों को? यस मैम। जैसे आपका अमीनो एसिड से मिलके आपका प्रोटीन बनता है ना, लीनियर चेन। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो मॉडिफाई होता है तो वो इस तरीके से आपका अल्फा हेलिक्स बन जाता है। अल्फा हेलिक्स जब इस तरीके से टर्न होता है तो बीच वाले पोर्शन को बीटा टर्न कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से फिर और मॉडिफिकेशन होता है तो आपका इंटरचेंज। टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग आपके अमीनो एसिड से ही हो रही है इन सबकी।
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगा। फिर मैं माइक्रोस्कोप पे आपको क्विकली यहीं पे रिवाइज करवा के भेजूंगी, और इवोल्यूशन के क्वेश्चंस आज के सेक्शन में इवोल्यूशन के जो क्वेश्चन भेजे थे ना, वो मोनिका आपके 2 क्वेश्चन देखे थे मैंने, दोनों ही गलत थे। अब मुझे पता शुरुआत के नहीं तभी मैंने बताया नहीं, मैंने कि जब मीटिंग होगी तभी करेंगे डिस्कशन, वरना मोर इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। पता नहीं तो मेरा ध्यान ही उन आंसर पे गया जो आपके गलत थे। देखें कौन से गलत हो गए। अभी मैच कर लेना साथ के साथ में, है ना। धीरे धीरे करेगा, प्रोसेस धीरे धीरे करेगा, तो टी3 वाले ज्यादा करेगा। समझाऊं, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, उसके बाद में फिर करना। इसमें ना हाई इसमें ज्यादा फिडेलिटी बट लो प्रोसेसिविटी, इसका मतलब बताती हूँ मैं। प्रोसेसिविटी का मतलब है कि जो आपका एंजाइम है ना, वो धीरे धीरे काम करता है। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आरजू है आपकी, आरजू की प्रोसेसिविटी कम है, ये आपसे लेट आई है पढ़ने के लिए, लेकिन की फिडेलिटी अच्छी है, बहुत करेक्ट पढ़ रही है, कोई गलती नहीं कर रही है। तो डीएनए पोलिमरेज की लो प्रोसेसिविटी का मतलब है कि धीरे धीरे कछुए की चाल चल रही है, लेकिन गलती कुछ नहीं करी है, फिडेलिटी अच्छी है, यानी कि करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगी, एरर नहीं क्रिएट करेगी। तो ये बोला गया है यहाँ पर कि आपकी जो डीएनए पोल ए है, उसकी फिडेलिटी हाई है, काम अच्छा करती है, लेकिन धीरे काम कर रही है। एंड डीएनए पोलिमरेज बी हैज लो फिडेलिटी बट हाई प्रोसेसिविटी। डीएनए पोल बी की प्रोसेसिविटी अच्छी, जल्दी जल्दी न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगी, लेकिन फिडेलिटी लो है, एरर कर सकती है। फिर आगे पूछा है, इन विट्रो रिएक्शन फॉर डीएनए सिंथेसिस यूजिंग लिमिटिंग अमाउंट ऑफ पोल ए एंड पोल बी वर सेट टू फर्दर करेक्टराइज द एंजाइम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। तो यहाँ पर पहले वाली ट्यूब में उन्होंने डीएनए ए लिया हुआ है, दूसरे वाली ट्यूब में डीएनए बी लिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन ने खुद ही आंसर बता रखा है। थोड़ा सा निहारो क्वेश्चन को, और फिडेलिटी और प्रोसेसिविटी का मतलब क्लियर होना चाहिए, समझ आ जाएगा। Four tubers and T3 DNA more than T7. Four tubers ये क्वेश्चन देखा ट्यूब देखा लग ए रहा में डाला है डीएनए पोल ए, यानी कि कम है। प्रोसेसिविटी, कम यानी कि धीरे धीरे करेगा, T3 ज्यादा करेगा, प्रोसेसिविटी कम, यानी धीरे काम कर रही है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। करो। मुझे थर्ड ऑप्शन लग रहा अलका दोबारा सोचो। मैम है। 4 वाला लग रहा है, मैम 4 मैम पर ट्यूब ए विल हैव मोर T3, इतना मुझे पता है। क्या पता है? T3 ज्यादा होगा ट्यूब ए में, और ट्यूब ट्यूब में ए विल डीएनए हैव पोल बी लिया है, ट्यूब दूसरी ट्यूब में डीएनए पोल बी लिया है, डीएनए पोल बी मैम लिया है, इस यानी कि जो जो कम टाइम में बन रहा है उसको हाँ डीएनए पोल भी बना रही है। मैम ट्यूब 2 में मैम T3 फर्स्ट डीएनए ज्यादा होगी। देवयानी आप मैम बोलना, फर्स्ट देवयानी होगा। आप बोलिएगा। रुको रुको, मेरे को ऐसा लग रहा है मैम मैम कि फर्स्ट ट्यूब 2 में डी मैम ट्यूब 2 में डीएनए T3 डीएनए ज्यादा होगी। ट्यूब 2 में कौन सा डीएनए ज्यादा होगा? मैम T7 इसका आंसर फर्स्ट होगा। किसने बोला फर्स्ट होगा, फर्स्ट? किसने बोला फर्स्ट? मैम आरजू। मैंने वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दोबारा सोचो, उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा लगाओ यहाँ पर। मैम मैंने अलका को तो समझ ये आ गया, अलका को समझ पहले भी आ गया था, बट ये ना दिमाग एक्स्ट्रा लगा रही थी, समझ इनको पहले भी आ गया था। मैम जी मैम मैं भी समझ गई। आ गया समझ में? अफीफा, मैम के मैम ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है क्या? हम मॉर्निंग का, ये मैंने उसे निकाला था, आप लोग के पास भेजा था, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, अभी मेरे को नजरों में आ गया, मैंने ये करवा देती हूँ। ये मैंने नहीं किया था वहां पे। क्वेश्चन इजी आते हैं, पता है, जैसे बैंड वाले क्वेश्चन होंगे ना, बस आपको नीचे की लेन से मैच करना होता है, और हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं क्वेश्चन मेथड से। मैम जो मैम आपने जीन एक इंटीग्रेशन इकोलॉजी में का करवाया था क्वेश्चन है, वो बहुत बड़ा सा आया ना, था CSIR में, बट उसका आंसर बहुत इजी था। वी ओनली हैव टू मैच द स्टेटमेंट विद द ग्राफ, बस। और वो वाला क्वेश्चन मैंने टायरोसिन वाला नहीं दिखाया था आप लोगों को, केवल ऊपर से पोजीशन चेंज कर रखी थी, है ना, अब उसमें दिमाग लगाते रहो। वही तुम बोले, थोड़ा सा ना क्वेश्चन को टाइम दो, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को निहारोगे ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं खुद ब खुद बोलते हैं हमारा जवाब ये है, कुछ क्वेश्चन ऐसे टाइम आते कम हो हैं। जाता है।
अभी मैं मार्कर का भी दिखाऊंगी। मार्कर का क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेकिन उसका आंसर बिल्कुल ऐसे है कि चुटकियों में पकड़ में आएगा। जब आप मार्कर्स पढ़ोगे ना उस दिन मैम करो। मैम, मेरे समझ में नहीं आया ये वाला। करवा समझाती हूँ। तरनजीत, मैम एक बार यस मैं मैम। बताऊं इसकी एक्सप्लेनेशन। हर कोई एक बार तरनजीत से और पूछ लो। तरनजीत, यस मैम। समझ आया कुछ? नहीं मैम, नहीं मैं आया वही समझ? देख रही थी एक बार क्वेश्चन, वीडियो ऑन करो, नहीं वीडियो आया। ऑन करो, वीडियो ऑन करो। देखो, इसमें ना क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, एक बार और बताती हूँ, है ना मोनिका। अब आप जवाब देना, तरनजीत आप जवाब देना। इनको तो समझ में आ गया। आपको आ गया था फीफा? यस मैम। दोबारा से रिपीट करो। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि डीएनए पोल ए जो है, इसका फिडेलिटी हाई है। यानी डीएनए पोल ए काम अच्छा करती है, लेकिन काम बहुत धीरे धीरे करती एरर की कम है। चांस है। धीरे काम करी यानी कि टाइम ज्यादा ले रही होगी ये। किसी काम को करने के लिए टाइम ज्यादा ले रही होगी। अब यहाँ ट्यूब ए में और ट्यूब बी में देखो। ट्यूब ए में डीएनए, दोनों में इन्होंने T7 और T3 डीएनए डाला है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा डीएनए के ऊपर डीएनए पोल ए काम करिए, कौन से पे डीएनए पोल बी काम करिए। कैसे पता लगाओगे? जिसको करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, डीएनए पोल ए की प्रोसेसिविटी कम है, यानी धीरे काम करेगी, यानी अपने डीएनए का सीक्वेंस बनाने में ज्यादा टाइम लेगी डीएनए सिंथेसिस में। लो प्रोसेसिविटी यानी धीरे काम कर रही है। आपके पास दो डीएनए है, एक T7 है, एक T3 डीएनए है। अब मैं बोलूं मैंने डीएनए पोल इधर बैठा दी, वो कोई एक्स नाम का डीएनए डीएनए पोल मैंने इसके ऊपर बैठा दी, और वो ए वाली, वो इस डीएनए की सिंथेसिस करने में ज्यादा टाइम लेगी। डीएनए पोल इस पे बैठा दी, बी वाली, उसकी प्रोसेसिविटी हाई है, वो इसको बनाने में कम टाइम लेगी। तो बस आपको ये देखना है कि कम टाइम कहाँ लग रहा है, कौन से डीएनए में कम टाइम लग रहा है सिंथेसिस होने में। जिसमें कम टाइम लग रहा है वही आपका डीएनए बी ने बनाया है। तो डीएनए बी में भी आपने दोनों डीएनए डाले हैं, T7 डीएनए और T3 डीएनए। कौन से की सिंथेसाइज टाइम भी होगी? दोनों का सेम ही है तो। क्या? इसमें टाइम तो दोनों का सेम ही दे रखा है, 20 मिनट एंड 40 मिनट्स। नहीं मैम। देखो यहां पर दिया हुआ है डीएनए पोल बी है, जिसमें 20 मिनट का टाइम दिया गया है, यानी वो जल्दी 20 मिनट में ही बन जा रहा है। ये समझो डीएनए का टेम्पलेट है, 20 मिनट में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रही है। कोई इंसान तेजी से काम कर रही होगी ना, तो कौन काम तेजी से कर रहा है? डीएनए पोल बी काम तेजी से कर रही है। यस मैम। तो अब गॉट इट मैम। ऑप्शन ऑप्शन में आपने डीएनए पोल बी आपने ट्यूब टू टू में डाली है। तो यानी कि ट्यूब टू में जो आपका T7 डीएनए है, वो यहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर डीएनए पोल बी काम कर। समझ, मतलब टाइमिंग देखनी है बस आपने। टाइम तो देखने में, लेकिन दोनों में ही तो ऐड किया है, T3 और T7। ऐसे स्पेसिफिक थोड़ी ना है कि इसमें T3 डाला इसमें T7, इसमें दोनों दिखा रखा है। अरे देखो, मैम, मोनिका, मैम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्यादा टाइम लेगा वही डीएनए बन जाएगा। कि 40 मिनट्स में जब 40 मिनट्स एक बार लगेंगे उसको बताऊं तो टी आपको, फोर जितना डीएनए क्वेश्चन की बनेगा। बाल की खाल निकालोगे ना, आता हुआ कॉन्सेप्ट भी जब गलत करके आ जाओगे। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही नहीं है। इस क्वेश्चन में अलका, एक बार इन लोगों को क्वेश्चन डिक्टेट करी, क्वेश्चन कैसे ये सॉल्व हो सकता है। एक मिनट मैम। ऐसे माइक पकड़ मैम लिए जैसे कि गाना सुनाएंगे। हाँ बताइए। मैम मैं खा रही थी। अच्छा खाना खा रहे थे, चलो बोलो। मैम इसमें बोला है कि जो पॉलीमरेज ए है ना, उसकी उसका फिडिलिटी। उसका प्रोसेसिविटी कम है, मतलब वो ज्यादा टाइम लेगा किसी भी काम को करने में। हम्म। ठीक है।
तो ज्यादा टाइम लेगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन में कि हमने ट्यूब ए में किसको किसको ज्यादा टाइम मिल रहा है ट्यूब ए में, ये देखो। क्योंकि ट्यूब 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 ए में में डीएनए ज्यादा पोल टाइम, ए डाला है, डीएनए पोल ए डाला हाँ है। ए डाला है, मतलब कम समय में ये बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, मतलब इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो जिसको ज्यादा टाइम मिल रहा है वो ज्यादा बनेगा, T3 ज्यादा बनेगा। लेकिन जो आप पॉल है ना बी है, डीएनए देख रहे हो, ये लोग ना डीएनए देख रहे हैं, आपको देखना एंजाइम। डीएनए तो दोनों में लिखा हुआ T7 T3, टाइम भी दोनों में सेम लिखा हुआ, आपको तो एंजाइम के बेसिस पे सिलेक्ट किया, वरना ये एंजाइम का प्रोसेसिविटी फिडेलिटी क्यों देते हैं आपको। हाँ, और जो पॉल बी है ना, उसकी प्रोसेसिविटी हाई है, मतलब वो जल्दी काम करेगा। जल्दी काम करेगा मतलब कि अगर हम उसे ज्यादा टाइम देंगे तो वो और ज्यादा काम कर लेगा ना। तो देखो टी उसमें T3 को भी हमने ज्यादा टाइम दिया है, 40 मिनट दिया है, तो मतलब वो ज्यादा बनेगा। इस बेसिस पे करना है कि एक जगह T3 इधर ज्यादा बनेगा, इधर ज्यादा भी, इधर भी T3 ज्यादा बनेगा। नहीं, T7। रुकिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गई, रुक जाइए मैम। 20 मिनट में मेरे बन हाथ रहा है में फोन है T7। ना। सुनो, 20 मिनट में बन रहा है T7। T7 बीस कंफ्यूज आ मिनट में गया बन रहा है, यानी कि डीएनए पोल बी काम कर रही है। डीएनए पोल भी आपकी ट्यूब 2 में। ठीक है, तो ट्यूब 2 में आप T7 डीएनए ज्यादा होगा। अगर आपका टाइमिंग ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब डीएनए पोल ए काम कर रही है, जो कि आपकी फर्स्ट ट्यूब में है। अब मेरे समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन की बाल की खाल निकालोगे ना तो गलत करके आओगे। ऐसे क्वेश्चन में इतना नहीं सोचना होता कि दोनों में ही तो डीएनए दिया हुआ है, वो तो देंगे दोनों में डीएनए, उन्होंने आंसर तो खुद इसमें बता बस दिया ना। टाइम टाइम तरनजीत अब क्लियर टाइम हुआ। टाइमर वाला था इसी। हाँ मैम, हो गया clear। इन्होंने खुद बोला है कि डीएनए पोल ए जो है वो धीरे धीरे काम करेगी, ज्यादा टाइम लेगी, बस आपको देखना था कि ज्यादा टाइम कौन से डीएनए में लग रहा है। ओके मैम। पहले आज वाले क्वेश्चन सोल्व करा दो। क्या करवाऊं, माइक्रोस्कोपी? नहीं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं सोल्व, फिर इसको भी लास्ट में करके फिर अच्छी देखो नींद आएगी। माइक्रोस्कोपी बहुत इजी है, माइक्रोस्कोपी कर लेना और आप साथ में मार्कर्स कर लेना, क्योंकि आज माइक्रोस्कोपी कोई नहीं करके आया है। मतलब आप लोग को पहले तो है ना मैसेज करते हैं, मैम कल का होमवर्क क्या है, कल का असाइनमेंट क्या है, और जब असाइनमेंट मिल जाता है तो फिर वो अगले दिन होता भी नहीं है, तो फिर पूछते ही क्यों, क्योंकि करना तो अपने मन का ही है आपने। मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है माइक्रोस्कोपी। नहीं देवयानी, आप तो कर ले रहे हो, आप भी कर ले रहे हो, अलिका भी कर ले रही है, मोनिका भी कर ले रही है, आरजू भी कर ले रही है, अफीफा भी कर ले रही है, तरनजीत भी कर ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं। बस मैं ही गलत बोल देती हूँ, है ना। मैं टॉपिक बस गलत दे क्वेश्चन देती नहीं हूँ। लग रहा। नहीं, मैं बताती हूँ, मैं ना टॉपिक गलत दे देती हूँ। आप तो करते हो जो आपने करना है, मैं टॉपिक गलत दे देती हूँ। तो वो मुंडी और हिला रही है। चलो इवोल्यूशन, पहले बाद इवोल्यूशन में सोच क्वेश्चन विचार करते करते हैं। हाँ, हैं, पहले इवोल्यूशन वो के वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन सोल्व। अभी ना मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं दोबारा लिंक भेजूंगी आप लोग के पास में, ठीक है। पहले मैं ठीक है। क्विकली रिवाइज मैम करवा देती हूँ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मैम किया, पहले 4 लेक्चर में मैं रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने इवोल्यूशन किया है कि नहीं किया है। पीडीएफ खोलो एक बार। मैम आज शुरुआत से वाले ही। का हम्म। मैम आज वाले का क्या बोल रहे हो? आज वाले नहीं, लेक्चर का स्टार्टिंग से। आज वाले लेक्चर का पीडीएफ खोलना है। आज के लेक्चर पहले देखना, क्योंकि आज के लेक्चर में सोलली रटने वाला है सब कुछ। थियोलॉजिकल ये टाइम। गाइड मैम बोल जाती मैम है जियोलॉजिकल मैंने जियोलॉजी। टाइम्स मैंने के ट्रिक लिए भी याद तो बताई है, बहुत अच्छे से करा है। मैंने ट्रिक भी बताई है, टाइम नहीं मैम लगेगा। मैंने देखा है। आज का लेक्चर मैम देख। मैंने देखी है। मैम मैंने नहीं, मैम पिछले में देखी थी जियोलॉजिकल, जो आपने कहा था इयोन को कहा एरा से। लेकिन अब की बार और ज्यादा करवाया मैंने, जितना मेरे को मिला इवोल्यूशन में उसका मैंने 60% डाल दिया। आप ह्यूमंस कैसे आए हो, आपसे पहले बंदर कब आए, चिंपैंजी कब आए, क्योंकि क्वेश्चन अब पूछे जाने लग गए हैं उनसे भी। ट्रिक भी मैम मैंने, फाइलोजेनेसिस में भी क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आते हैं पता है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो रटने वाले क्वेश्चन होंगे, इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इनसे फंस जाते हैं और वही लैंग्वेज आती है जो पहले आई हुई होती है। मैम नहीं, आपने ट्रिक से करवाया ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उससे तो याद हो जाएगा मैम।
हाँ, वो तो उससे इजी हो है। जाएगा, उससे हो जाएगा, लेकिन जो आपने याद किया ना वो केवल 20% याद किया था। आपके पास ज्यादा है, अब की बार आपको और मजा आएगा। हाँ, वो तो जियोलॉजिकल टाइम होगा स्केल यार। का ये पूरा ही 2.5 लेक्चर में मैंने कुछ नहीं करवाया है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही है 2.5 घंटे में, और वो भी कंप्लीट नहीं है। ये बस मैंने इम्पोर्टेंट अभी इम्पोर्टेंट और डाल दिया है, कंप्लीट नहीं है। एक लेक्चर और आएगा अभी? नहीं कर नहीं पाओगे आप लोग। बस इतना ही बोल। जो ये कर लेगा ना, मतलब उसका दिमाग की रटने की पावर बहुत अच्छी है। मैं रट लूँ। इवोल्यूशन की पीडीएफ खोलो, 1 बाय 1 मैं समराइज करवा देती हूँ सारी, उसके बाद में जो मैंने आज क्वेश्चन दिए थे आपको ग्रुप में, फिर वो डिस्कशन करते हैं, ठीक। कल माइक्रोस्कोपी और मार्कर्स करके आना है। जी मैम। मैं मार्कर्स कराऊंगी। मार्कर्स के नोट मेरे पास। देखो आरजू, माइक्रोस्कोपिक कल कर लो या परसों कर लो, माइक्रोस्कोपी करनी आप नहीं है, है ना। और माइक्रोस्कोपी बहुत इजी है, माइक्रोस्कोपी बिल्कुल टफ नहीं है माइक्रोस्कोपी। 3 घंटे आराम से बैठ के करोगे ना, माइक्रोस्कोपी से ज्यादा इजी टॉपिक ही नहीं है पूरे मेथड्स में। सुबह पढ़ेंगे तो मैम। बहुत इजी है माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी मैम पढ़ूंगी आज उसके सुबह जब। नोट्स, मैम देखो मेरे को नोट्स बनाने में टाइम लग रहा मोनिका है। से पूछो, इजी है माइक्रोस्कोपी। इवोल्यूशन करवाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इवोल्यूशन में सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी से क्लियर हो गया आप लोग, है ना, किस तरीके से आपका अर्थ वगैरह प्लेनेट वगैरह सब कुछ बना था। उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से पानी आया, किस तरीके से आप लोग आए। तो वहां पर फिर ये था कि गैसेस वगैरह प्रेजेंट थी, मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी, सब कुछ प्रेजेंट था, वाटर वेपर वगैरह प्रेजेंट थे। फिर धीरे धीरे वहां पर कंडेंसेशन वगैरह हुआ, पानी वगैरह आया आपका। फिर वहां पर किस तरीके से पहले आपके जो, क्योंकि आपकी गैसेस वगैरह प्रेजेंट थी, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में यूवी रेज सीधा आ रही थी धरती के ऊपर। तो यूवी रेज सीधा पड़ रही थी, तो वाटर वेपर आपके ब्रेक हो गए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल थे आपस में मिले, O2 बन गए और ओजोन बन गई। ओजोन लेयर आपकी जब कवरिंग हो गई अर्थ की, तो धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे की तरफ आने लग गया था। उसके बाद में फिर कंडेंसेशन वगैरह हुआ, टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, बारिश हुई सालों तक। उसके बाद में जो गड्ढे बने हुए थे, क्योंकि आपका बार बार वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, लावा फट रहा था हर जगह, ज्वालामुखी फट रहा था, तो आपके गड्ढे वगैरह बन गए थे। तो वहां पर जो बारिश हुई तो आपका पानी भर गया हर जगह, तो आपके इस तरीके से आपके ओशन वगैरह आपके बने। इसके बाद में फिर कोई आरजू जैसा इंसान आया, उसने कहा मैं कैसे आ गई इस धरती पे, ओशन तो आ गए थे, मैं कैसे आई। तो उसके बाद में फिर वहां पर ये बोला गया कि अगर आपका गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो गैसेस जैसे CH4 है, तो आपके ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गई वो। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके फिर आपके जो भी मोनोमर्स थे, अमीनो एसिड्स वगैरह, इनका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में फिर आपके पॉलीमर्स बने, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए वगैरह आए, प्रोकैरियोट्स आए, फिर नेचुरल सिलेक्शन ने काम किया, यूकैरियोट्स आए। इस तरीके से पूरी थ्योरी आई। फिर उसमें एक थ्योरी है, प्रोटोबायोन्ट में आएगी ना? अभी सुनते जाओ, मेरा लिंक मत ब्रेक करो, बाद में पूछ लेना, है ना। उसके बाद में फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है। आपने जनरली सुना होगा, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, दोनों का राइबोसोम 70S है, इवन दो दे आर इन यूकैरियोटिक सेल, बट दे आर राइबोसोम 70S होता है उनका, दैट इज प्रोकैरियोट से रिजेम्बलेंस रख रहा है। और साथ में उनका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, खुद का डीएनए रखते हैं ये। क्यों? क्योंकि किसी एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल ने इनको खा लिया होगा, और उसके अंदर ये रहने लग गए, और वो प्रोकैरियोटिक सेल बन गई यूकैरियोटिक सेल। इसी को बोलते हैं एंडो, यानी अंदर की तरफ आ गया। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो अंदर की तरफ रह रही है वो सेल, और वो उनको खाने को दे रहे हैं, एटीपी बना के दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। आपकी जो प्लांट सेल है 80S राइबोसोम होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ही आपका क्या होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, उसको